जब हम बिजनेस ओपन करते हैं तो बॉस सबसे पहले हमने देखा कुछ डोमेन्स होते हैं बीसीके में, उन डोमेन्स को हमने समझा। इसके अलावा हमारे ऑब्जेक्टिव समझे कि एक बिजनेसमैन का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी सीखी हमने, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा। इसके अलावा हमने ये देखा कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। उसमें कुछ फंडिंग थे, कुछ नॉन फंडिंग। आईसीआई अब आपके नॉलेज को एक और लेवल इन्हांस कर रहा है, वो है आपकी बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के साथ, वो शब्दावली, वो वोकैबुलरी जिसको हम लेक्सिकॉन भी बोलते हैं, जिससे आपका नॉलेज और इन्हांस हो। हम बिजनेस करने उतरे हैं तो ऐसा नहीं बोले अरे यार इस वर्ड का तो मीनिंग ही समझ नहीं पड़ रहा, ये क्या होता है, अरे यार ये मार्केटिंग का वर्ड है, मैं तो कॉमर्स वाला हूँ, अरे यार मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, यार ये फाइनेंस का वर्ड है। तो बॉस आप किसी भी सेगमेंट और किसी भी स्ट्रीम के हो, हमको वर्ड्स तो समझ पढ़ना चाहिए, क्योंकि धंधे का उसूल है जो सब कुछ नहीं समझता वो निपट जाता है। तो भैया अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी से। और सर जैसे हम ये चैप्टर देखते हैं हमारा दिमाग घूमने लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं। चलो मैं तुम्हारी राह आसान करता हूं। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। एक है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो कि 12 न्यूमेरिक डिजिट्स के साथ आपके प्रोडक्ट के कोड को शो करता है, और इससे आप नेशनली या इंटरनेशनली कहीं भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। इसको बोला जाता है आईएसबीएन नंबर। चलिए साहब, क्यूआर कोड, आपको ये तो मालूम है, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बस आगे नहीं बताऊंगा, जब बिल स्कैन होता है ना तो दिल धक धक करता है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट गया थ्रू क्यूआर कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड, एक काला काला सा धब्बा सफेद सफेद से कागज पे, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, पर अपने पास से चला जाता है पैसा। यह है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑनलाइन पेमेंट का एक मोड। चलिए साहब, इसके बाद है वेरियस टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंस, स्टॉक और कमोडिटी मार्केट से। यहाँ आके अपने को अब चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि 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 सर बहुत सारे वर्ड्स हैं, इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं कि दिमाग के खोपचे में बैठती ही नहीं है। क्या करें? चलिए मैं आपकी राह कुछ आसान करता हूं, मेरे साथ और मेरी स्टाइल में पढ़िएगा, डेफिनेटली आपको चीजें रिकॉल करने में आसानी होगी। शुरू करते हैं फाइनेंस की, स्टॉक की और कमोडिटी मार्केट की कुछ शब्दावली, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ लेक्सिकॉन्स, कुछ वोकैबुलरी के साथ। पहला वर्ड एजेंट, सर जो किसी और के बिहाफ पे एक्ट करे। दूसरा वर्ड अमोर्टाइज, किसी पर्टिकुलर खर्चे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चार्ज करना, खत्म करना, डेबिट करना, सिंपल भाषा में अमोर्टाइज। अगला वर्ड एन्यूटी, एन्यूटी पहले पढ़ेंगे। एन्यूटी है सीरीज ऑफ पेमेंट। तो सर एन्यूटी ड्यू क्या होगा? एक ऐसी एन्यूटी जो एक पर्टिकुलर पीरियड के शुरुआत में ओकर हो, जैसे कि हर एक तारीख को, सीरीज हर एक तारीख को पेमेंट जाना, दैट इज एन्यूटी। एन्यूटी ड्यू, जो अमाउंट ड्यू हो जाए एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, दैट इज एन्यूटी ड्यू। एप्रिसिएशन सर इंक्रीज इन वैल्यू, ये बात आप जानते हैं। नेक्स्ट सर आर्बिट्रेज, इंपॉर्टेंट वर्ड, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी उनको मैं अलग समझाऊंगा। और आपके लिए प्यारा सा मेरी तरफ से प्यार भरा निशान आपके लिए हमेशा रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आर्बिट्रेज क्या होता है? सर साइमल्टेनियसली एक ही आइटम को परचेज और सेल करना, लेकिन दो अलग अलग जगहों से। आपने गोल्ड खरीदा 100 रुपए के हिसाब से यूएस में और बेच दिया इंडिया में, क्योंकि यहां रेट 120 चल रहा था, तो एक जगह से खरीदा एक जगह बेचा, साइमल्टेनियसली परचेज और सेल हुई, तो आपने फायदा उठाया प्राइसिंग का। ये कहलाता है आर्बिट्रेज। मेन वर्ड साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल। नेक्स्ट है साहब असेट, जो कि इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, सब आपको मालूम है। असेट के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला करंट असेट, ओहो हो ये तो हमारा पड़ा हुआ है, क्या है? ऐसा कोई असेट जिसको हम विद इन अ ईयर टर्न कर लेंगे कैश में। तो फिक्स क्या होगा? जिसको क्विकली टर्न ना किया जा सके, जो एक साल से ज्यादा के लिए रखा जाए, वो इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जो भली गाना गा ले कि जरा जरा टच मी टच मी टच मी, लेकिन आप जानते हैं कि उसको छुआ नहीं जा सकता। नेक्स्ट वर्ड सर इंपॉर्टेंट, आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस क्या होती है? आस्क प्राइस और बिड प्राइस दो अलग अलग वर्ड हैं। आस्क का मतलब होता है वो लोएस्ट प्राइस जिस पे सेलर रेडी होगा अपनी सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए, ये कहलाएगी आस्क प्राइस। तो बिड प्राइस क्या होगी? सर वो प्राइस जिस पे एक परचेजर, बिड वर्ड का मतलब है सर इट इज द हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे, जो कि आस्क का अपोजिट है। ये है आपका आस्क और बिड। ऑडिट क्या होता है? जो आप और मैं करते हैं, किस लिए सर? केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ऑडिट कहा जाता है। अगला वर्ड है बैड डेब्ट, आप जानते हैं पैसा डूब गया, जो कि ओवर टू अ कंपनी था और आज रिकवरेबल नहीं है, जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ बैड डेब्ट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन का, आप जानते हैं एज एट अ स्पेसिफाइड डेट होता है, वही बैलेंस शीट है। नेक्स्ट वर्ड बॉस बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट, जो कि रजिस्टर्ड भी हो सकता है, जो कि एक बियरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। ये वर्ड ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट इज अ बॉन्ड। नेक्स्ट वर्ड बुक वैल्यू, अरे यार आप ये जानते हो,
आपकी असेट माइनस आपकी लायबिलिटी, ये आपकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का एक और मतलब है जो भी हमारी बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू दिख रही है वही बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में अंतर हो सकता है। नेक्स्ट है मालिक ब्रेक इवन पॉइंट। हा 100 रुपए का इनकम 100 रुपए का खर्चा, ये आपका BEP है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक अप नहीं, ब्रेक इवन, जहां आपका खर्चा और आपके रेवेन्यू मतलब आपकी इनकम बराबरी पे। इसका मतलब अगर आप इससे ऊपर निकल गए तो प्रॉफिट कमा जाओगे और इससे नीचे आ गए मतलब लॉस। तो BEP वो पॉइंट, वो मोमेंट जहां पर आपके खर्चे और इनकम बराबर हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट सर बजट, एक डिटेल्ड प्लान फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट सर बियर मार्केट और बुल मार्केट, दो इंपॉर्टेंट वर्ड। बियर का मतलब क्या है? बियर का मतलब वो लोग जो कि मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में पेसिमिस्ट है। पेसिमिस्ट मतलब जिनको लगता है कि मार्केट गिरेगा, बिल्कुल अपने पड़ोसी शर्मा अंकल जैसे पेसिमिस्ट की ये छोरा जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो हमारे बारे में बियर ओपिनियन रखते हैं, एक बियर पीने वाली और एक बियर जो कि पेसिमिस्ट है। तो वो हमारे बारे में पेसिमिस्ट ओपिनियन रखते हैं, इसका मतलब हम जानते हैं कि वो बियर मार्केट को बिलोंग करते हैं। और बुल मार्केट, जो लोग सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, शूटअप करेगा, ऑप्टिमिस्टिक लोग, वो कहलाते हैं हमारे बुल मार्केट वाले लोग। और बुल मार्केट हमारा सबसे अच्छा दोस्त जो फेल होने के बाद भी बोलता है कोई बात नहीं, अगले साल फिर बढ़िया करेंगे, बुल मार्केट। ये है बुल की डेफिनेशन। जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ेंगे, इसका मतलब आप बुल मार्केट वाले हो। ये आपने वर्ड BCK के सबसे पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। चलिए मालिक, अगला वर्ड है हमारे पास, वो है बेस प्राइस। सर ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया। बेस प्राइस का मतलब क्या? किसी भी सिक्योरिटी की एट द ट्रेडिंग डे, जैसे आज सुबह मान लो मार्केट खुला तो आज सुबह उसका बेस प्राइस क्या था, उस बेस प्राइस से हम कंपेयर करेंगे दिन भर में कितना ऊपर रहा, कितना नीचे रहा और क्या क्लोजिंग रहा। ये जो रेंज मिल जाती है, ये बेस प्राइस के कारण आपको रेंज मिलती है। नेक्स्ट वर्ड बास्केट ट्रेडिंग, बहुत सिंपल सा एक वर्ड याद रखना है। बास्केट ट्रेडिंग मतलब मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं कौन सी जगह पैसा लगाऊं, इसके लिए कुछ नहीं करा मैंने। BSE में 30 अलग अलग कंपनीज को सेंसेक्स कॉन्स्टिट्यूट करने का बोला जाता है, उन 30 कंपनियों में उसी प्रपोर्शन में पैसा लगाना जिसमें वो BSE में लिस्टेड है। इसका मतलब हमने 30 सिक्योरिटीज में एक साथ इन्वेस्ट किया सेंसेक्स के आधार पर। तो बास्केट ट्रेडिंग मेन वर्ड 30 स्क्रिप्ट्स ऑफ द सेंसेक्स, बस ये हो गया हमारा काम, बास्केट ट्रेडिंग कहलाता है। बियर मार्केट किसको बोलेंगे सर? बियर मार्केट मतलब जो सोचते हैं कि प्राइस ऑफ शेयर्स गिरेगी, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, वो कहलाएंगे बियर मार्केट वाले लोग या बियर्स। नेक्स्ट सर बदला क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड बदला। आपके जो भी ट्रांजैक्शन हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं एक सेटलमेंट पीरियड से दूसरे सेटलमेंट पीरियड की ओर, तो हम बोलेंगे ये बदला है। बदला लेते समय बदलापुर याद ना करें, बदला लेते समय 2 बातों का ध्यान रखें। लेकिन आप ट्रांजैक्शन को एक सेटलमेंट पीरियड से दूसरे सेटलमेंट पीरियड में ले जा रहे हैं तो आपको मार्जिन मनी पे करना पड़ेगा। और एक और वर्ड है वो है कंटेंगो या बदला चार्जेस, ये 2 खर्चे आपको जरूर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्लू चिप कंपनीज। अरे यार वो कंपनीज जो भयंकर रूप से फाइनेंशियली साउंड है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, उनको हम बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज या ब्लू चिप कंपनी शेयर्स। नेक्स्ट है साहब बीटा। ये बेटा नहीं है भैया, ये बीटा है। बीटा क्या है? रिलेशनशिप, रिश्ता है किस किस के बीच का? स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी का ले लो, आप चाहो तो TCS का ले लो, और पूरे होल मार्केट, पूरा जो स्टॉक मार्केट है उसके बीच की रिलेशनशिप काउंट करने के लिए बोला जाता है बीटा। तो मेजरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड द होल मार्केट। नेक्स्ट है सर बीट, जो कि हमने पढ़ लिया। अभी हमने देखा था एक लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट को बॉन्ड बोला जाता है, वही वर्ड यहां पर है प्रोमिसरी नोट इशूड बाय कंपनीज। नया वर्ड क्या हो गया? इशूड बाय कंपनीज। देखो लास्ट वर्ड जो आपने पढ़ा था वो था BOND बॉन्ड, बस, और ये है बॉन्ड्स। 2 बार वर्ड रिपीट हुआ, एक को लॉन्ग टर्म बोला गया, एक को सिर्फ प्रोमिसरी बोला गया। नेक्स्ट ब्रोकरेज फर्म, सर जानते हैं रजिस्टर्ड फर्म जो ब्रोकरेज लेगी, कमीशन चार्ज करेगी। बुल मार्केट बोलो फटाफट। बुल मतलब सर जब प्राइस बढ़ रही हो ऐसा लगे तो कहलाता है वो बुल मार्केट, जहां लगातार स्टॉक प्राइस कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो, ये हो गया आपका बुल मार्केट। नेक्स्ट बिजनेस डेज। स्टॉक मार्केट कब चलता है? रविवार को? नहीं सर, वो चलता है मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होता है और इसके अलावा जो भी पब्लिक हॉलीडे होंगे उस दिन भी छुट्टी रहेगी। ये है आपका बिजनेस डे। नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉल। कॉल का मतलब, अरे तुमने कॉल मनी पढ़ा है, जब कोई कंपनी डिमांड करती है कि भैया पैसे दो, हमने आपको शेयर इशू करे, तो वो कहलाता है कॉल। ये बात आप पहले से ही जानते हो। नेक्स्ट है बिड एंड ऑफर। बिड प्राइस खरीदने की, प्राइस जिस पे बायर खरीदने को रेडी होगा, और आस्क या ऑफर प्राइस मतलब जिस पर वो बेचने को तैयार होगा। और हमेशा आप जानते हो यार, हमेशा हमारी सेलिंग प्राइस मतलब ऑफर प्राइस ज्यादा होगी किससे? बिड प्राइस से। नेक्स्ट वर्ड बोनस। ओ हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी फ्री फोकट में जो अलॉट करती है वो कहलाता है बोनस। तो क्या इससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है? नहीं। नेक्स्ट वर्ड बुक क्लोजर। ध्यान से सुनना,
बुक क्लोजर के लिए दो मेन वर्ड, रजिस्टर ऑफ मेंबर जब क्लोज हो जाए तो वो कहलाता है बुक क्लोजर। ये बुक्स ऑफ अकाउंट का क्लोजर नहीं है, ये बुक क्लोजर शो करता है कि जिस दिन ये रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज होगा उस दिन जिन जिन के नाम लिखे होंगे वो ही हमारे मेंबर्स होंगे, ताकि उन्हीं लोगों को डिविडेंड दिया जाए। ये कहलाता है बुक क्लोजर। इंपॉर्टेंट वर्ड। ब्रोकरेज, यार मालूम है तो तुमको, कमीशन को ब्रोकरेज बोलते हैं, भूल आपने पढ़ लिया। बिजनेस रिस्क जो हमेशा बिजनेस में मौजूद है, जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, तो एक ही वर्ड सफिशिएंट है, वो है इनहेरेंट रिस्क। बायर जो खरीदने को तैयार है सिक्योरिटीज, वो कहलाएगा बायर। कॉल ऑप्शन, इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉल का अपोजिट होता है पुट, तो कॉल और पुट एक साथ सीखते हैं। कॉल ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब है चॉइस। एक इन्वेस्टर के पास चॉइस है कि वो चाहे तो शेयर खरीद ले, स्टॉक खरीद ले, हालांकि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड कॉल ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, और इसी का अपोजिट होता है पुट ऑप्शन। सर क्या है ये? ऑप्शन का मतलब होता है चॉइस, कॉल का मतलब होता है खरीदने का राइट। ऑब्लिगेशन नहीं है, खरीदने का राइट है मेरे पास इन्वेस्टर के तौर पर। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन समझने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं रेगुलर क्लासेस में मेरी, लेकिन अभी तो हम मेन वर्ड्स पे फोकस करेंगे कि कॉल ऑप्शन जो है आपका अधिकार देता है, राइट देता है, हालांकि ऑब्लिगेशन नहीं कि आप कोई सिक्योरिटी खरीदो एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। पुट ऑप्शन इसका अपोजिट होगा। कॉल का मतलब होता है परचेस करना, पुट का मतलब है सेल। पुट ऑप्शन वो भी एक चॉइस है, एक ऑप्शन है जिसमें आपके पास अधिकार है, राइट है कि आप सिक्योरिटी को सेल कर सकते हो, लेकिन 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 वहां भी आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। तो वर्ड्स, कॉल में राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू परचेज, पुट में राइट टू सेल बट नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल। ये दो वर्ड आप ध्यान रखिएगा, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल। देखते हैं पुट ऑप्शन की डेफिनेशन। यह है आपके सामने पुट ऑप्शन की डेफिनेशन, जिसमें आपके पास राइट टू सेल पर्टिकुलर स्टॉक है, हालांकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। कॉल और पुट दो अपोजिट वर्ड्स हैं। चलिए मालिक, नए नए सिंपल वर्ड्स। क्लोजिंग प्राइस सर उस दिन की, फाइनल प्राइस किसी भी ट्रेडिंग डे में फाइनल प्राइस किसी स्टॉक की क्या रही वो क्लोजिंग प्राइस कहलाई। कैपिटल बजटिंग, जब भी आप कोई हेवी एक्सपेंडिचर करते हो असेट खरीदने पर, वो कहलाता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल गेन्स यील्ड, पहले कैपिटल गेन समझते हैं। जब मैं कोई एसेट बेचता हूं ना भाई, तो या तो मेरे को फायदा होता है या नुकसान। 100 रुपए के शेयर खरीदे 120 में बेच दिए, ये था मेरा फायदा 20 रुपए। अब उस पर अपन रिटर्न क्या मानेंगे? यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा? रिटर्न कैलकुलेट होगा जो भी गेन हुआ 20 रुपए डिवाइडेड बाय उसकी ओपनिंग प्राइस या बिगनिंग प्राइस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल गेन यील्ड। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। आपको भली बात ही मालूम है, फाइनेंशियल मार्केट को कैपिटल मार्केट ही बोला जाता है। कैश बजट आप जानते हो, कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो का बजट, कैश फ्लोस का बजट। नेक्स्ट क्रेडिट पीरियड, यार उधारी का समय है, तुम ये अच्छे से जानते हो। क्लोजिंग प्राइस, किसी भी पर्टिकुलर डे किस दिन ट्रेडिंग हुई है उस दिन आप देख लो। जैसे सपोज आज ही ट्रेडिंग चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज चालू है, आज क्लोज होते समय जो रेट रहेगा वो कहलाएगा क्लोजिंग प्राइस। ये क्लोजिंग प्राइस अगले दिन का बेस प्राइस बनेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट कमर्शियल पेपर, जिसको सीपी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट वर्ड दो चीजों से समझना है, ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है। वापस से ध्यान से सुनना, बॉन्ड में भी प्रोमिसरी नोट है पर वो लॉन्ग टर्म था, ये सीपी है, अनसिक्योर्ड है और शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट कमोडिटीज, अरे यार अपना डब्बा बाजार जिसको बोलते हैं, जिसमें आप एग्रीकल्चर या मेटल से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हो। मेन वर्ड कमोडिटी का प्लेटफॉर्म है अलग से, जैसे शेयर मार्केट है वैसे ही कमोडिटी मार्केट अवेलेबल है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। ओ माय गॉड, कन्वर्टेबल मतलब सर जिसको आप कन्वर्ट करा पाओ, जैसे कि आपने पढ़ा है पीसीडी होते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। चलिए कंसोलिडेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड। कंसोलिडेशन का मीनिंग क्या निकाला जाए? कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज। पहला वर्ड सफिशिएंट है, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है दो या दो से ज्यादा एंटिटीज का, जो एक जगह अपने आप को इकट्ठा कर रही है और कंसोलिडेट कर रही हैं। क्रेडिटर आप जानते हैं, दे आर द पर्सन जिनको आपको पैसा देना, मतलब यू ओ मनी टू देम। नेक्स्ट वर्ड डिबेंचर, ओ इट इज अ डेब्ट, इट इज अ डेब्ट, ये बात आपको पहले से ही मालूम है, 12th के अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड मालिक। डेटर्स, क्रेडिटर वो थे जिनको हमको पैसा देना था, वी ओव देम। डेटर जो हमको पैसा देगा, मतलब हु विल ओव मनी टू अस। ये था डेटर की डेफिनेशन, सिंपल है। डिफेंसिव स्टॉक, ध्यान से सुनना, एक है डिफेंसिव स्टॉक और एक है इनकम स्टॉक। अभी हम बात कर रहे हैं डिफेंसिव स्टॉक की। डिफेंड का मतलब होता है क्या सर? खुद की सुरक्षा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, डिफेंस में रहना। डिफेंसिव स्टॉक जो एक जैसी अर्निंग देता है, जो सुरक्षित है, वो कहलाता है डिफेंसिव। मेन वर्ड स्टेबल अर्निंग। तो भैया एग्जाम में ध्यान रखना, जो कांस्टेंट डिविडेंड दे, ये वर्ड ध्यान रखना, कांस्टेंट डिविडेंड दे, और जो स्टेबल अर्निंग दे वो कहलाएगा डिफेंसिव, मतलब सुरक्षित स्टॉक, आपको उसमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट सर डेप्रिसिएशन, हा सबसे पुराना कंसेप्ट, 11th की बहुत सारी यादें ताजा हो गई। बस ज्यादा क्लास में मत घूरो भैया, वापस यहाँ जाओ, अपनी क्लास की यादों को वहीं सीमित कर लो। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय इट्स
यूजफुल लाइफ इज योर डेप्रिसिएशन। दो मेथड SLM और WDV। SLM जो इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज करता है और WDV जिसमें शुरुआत में डेप्रिसिएशन हाई होता है, बाद में डेप्रिसिएशन लो होता है। तो ये नीचे की दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये नीचे की जो दो बातें दी गई है ये MCQ में आ सकती है और मोस्टली स्टूडेंट भूल जाता है कि मैंने ये 11th में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट वर्ड। डेरिवेटिव वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करे वो कहलाएगा डेरिवेटिव। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी सिक्योरिटी जो अपनी प्राइस किसी और से डिराइव करे, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अंडरलाइंग असेट्स कुछ और हैं, जैसे कि सेंसेक्स खुद एक डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि उसको वैल्यू को निकालने के लिए 30 सिक्योरिटीज लगती हैं। 30 सिक्योरिटीज के आधार पर सेंसेक्स कैलकुलेट होता है। तो ये बॉन्ड्स में भी हो सकता है, स्टॉक में भी, कमोडिटीज में भी। डाइवर्सिफिकेशन, आप जानते हो 1 लाख रुपया अगर सारा पैसा एक ही शेयर में लगाया, अगर वो कंपनी डूब गई अपन डूब जाएंगे, क्या करें सर? डाइवर्सिफाई कर दो, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करो। मेन वर्ड, रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। डिफरेंट सेक्टर यूज करो। नेक्स्ट डिविडेंड, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उसमें शेयर होल्डर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही है डिविडेंड के तौर पर। कंपनी अपनी अर्निंग में से आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का जब डिसीजन लेती है तो वो कहलाता है डिविडेंड। दो मेन वर्ड, कंपनीज अर्निंग, इट इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू द शेयर होल्डर। नेक्स्ट वर्ड सर, नेटवर्थ, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमको ध्यान रखना है। ये नेटवर्थ का मीनिंग, इसको डायरेक्टली क्लिक करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। नेटवर्थ में आ गया आपका कॉमन स्टॉक होल्डर, इंक्लूडिंग पैड अप कैपिटल, इंक्लूडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, और कभी कभी तो रिजर्व्स भी ऐड हो जाते हैं। सिंपल भाषा में टोटल इक्विटी को बोला गया, कॉमन इक्विटी प्लस प्रीफरेंस स्टॉक या प्रीफर्ड स्टॉक दोनों जोड़ लो, नेटवर्थ आपकी कैलकुलेट हो गई। एक इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सचेंज रेट, सर ये तो RBI का काम है। यस, क्या होता है? रुपए को डॉलर में, डॉलर को रुपए में बदलने वाला रेट। एक करेंसी के बदले दूसरी कितनी करेंसी लगेगी वो कहलाएगा आपका एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट सर, फेस वैल्यू, ओहो ये भी हमको मालूम है। जब हम शेयर खरीदते हैं तो भी पार वैल्यू या फेस वैल्यू होती है, एक नाम पार वैल्यू भी है। जब हम बॉन्ड्स खरीदते हैं तो भी उसमें पार वैल्यू या फेस वैल्यू वर्ड यूज होता है। यहाँ डेफिनेशन क्या है? फेस वैल्यू का मतलब है वो कैश डिनोमिनेशन जो मुझे मिलेगा जब बॉन्ड मैच्योर होगा तो मुझे ये पैसा मिलेगा। मतलब किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू करे 100 रुपए के, मैच्योरिटी के समय मुझे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम भी मिल सकती है, फेस वैल्यू पर मुझे इंटरेस्ट भी मिल सकता है। पार वैल्यू या फेस वैल्यू कहलाती है कैश डिनोमिनेशन जो मैच्योरिटी के समय मुझे मिलना चाहिए, पार वैल्यू। नेक्स्ट वर्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसी कोई भी एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी एविडेंस जो ऑथेंटिकेट करता है कि आपने इतने नंबर ऑफ शेयर खरीदे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो दो मेन वर्ड, एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है जो आपको रिटर्न हो, ऑथेंटिकेट हो, जो एग्रीमेंट या ट्रांजेक्शन को शो करे, जैसे आपने शेयर खरीदा, बॉन्ड्स खरीदे, डिबेंचर खरीदा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कौन है? सर इंटरमीडियरी मतलब दो लोग, इधर और इधर के बीच में जिसको मिला दो वो इंटरमीडियरी। कौन कौन है? इधर और इधर। सर इधर है इशूअर, प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी, इधर है यूजर मतलब कंज्यूमर, खरीदने वाला। इन दोनों को जो मिला दे वो कहलाएगा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। तो दो वर्ड ध्यान रखना, एक है प्रोवाइडर, एक है यूजर। गवर्नमेंट बॉन्ड, जिनको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से भी पहचानेंगे, सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और हाईएस्ट इंटरेस्ट आपको इन पर मिलता है। गवर्नमेंट सेफेस्ट है, ये आप जानते हो। नेक्स्ट सर, हेज, इंपॉर्टेंट वर्ड। हेज और हेजिंग, वैसे तो ये कंसेप्ट फिर वही बात है बेटा, बहुत डिटेल्ड और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम 2-3 चीज़ों पे वर्ड को फोकस करेंगे। हेजिंग एक स्ट्रेटेजी है, एक तरीका है, स्ट्रेटेजी वर्ड से शुरू करना, जिसको रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक रणनीति है, स्ट्रेटेजी, जिससे मेरी रिस्क एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में कम होती है और मेरा फायदा, मेरा रिटर्न, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होता है। दिस इज कॉल्ड हेजिंग। होल्डिंग पीरियड, अरे यार बहुत सिंपल, जब से आपने कोई शेयर खरीदा और जब तक बेचा। अरे अपनी रिलेशनशिप भी तो होल्डिंग ही है, जब से हम दोस्त बने और जब हमने कट्टी कर ली, ब्रेकअप कर लिया, उसके दौरान का पीरियड होल्डिंग पीरियड। जितने समय मेरे पास शेयर रहेगा खरीदने से लेके बेचने तक, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड। तो कैपिटल असेट इज होल्ड और ऑन बाय द पर्सन, ये होल्डिंग पीरियड। नया और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम स्टॉक, एग्जाम में आने लायक मजेदार। एक था डिफेंसिव स्टॉक जिसमें कांस्टेंट डिविडेंड और स्टेबल अर्निंग होती, एक है इनकम स्टॉक। इनकम स्टॉक के लिए वर्ड है सॉलिड रिकॉर्ड, मेन वर्ड है सॉलिड रिकॉर्ड है, जिसका डिविडेंड पेमेंट्स के लिए, ध्यान से सुनना, वहां पर स्टेबल अर्निंग की भी बात थी, यहाँ पे सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट वाले स्टॉक को मैं बोलूंगा यार एक ऐसी कंपनी जो हर साल मुझे डिविडेंड देती है, दैट इज कॉल्ड इनकम स्टॉक। तो दोनों में अंतर करना, डिफेंसिव स्टेबल अर्निंग वर्ड आना चाहिए भैया। और यहां पर आप बोलोगे कि जो डिविडेंड दे, हर साल दे, जिसका परफेक्ट रिकॉर्ड है हर साल डिविडेंड देने का, दैट इज कॉल्ड, दैट कंपनी, दैट शेयर, दैट सिक्योरिटी इज कॉल्ड इनकम स्टॉक। नेक्स्ट है मालिक इंडेक्स। अरे यार
इंडेक्स तो हमारा स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है जो बताता है कि रोज शेयर मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट कितना बढ़ा कितना घटा, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। नेक्स्ट वर्ड आईपीओ, ये तो आपको मालूम है, जब कंपनी पहली बार प्यार करती है, मतलब मार्केट से, अपने से नहीं, जब मार्केट में पहली बार आईपीओ लेके आती है, पैसा चाहती है, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। पहली बार कंपनी मार्केट में उतरी है पैसा लेने के लिए, जनता से, पब्लिक से। इंटरनेट ट्रेडिंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें इंटरनेट के माध्यम से आप शेयर्स या सिक्योरिटीज को सेल और परचेस करते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना ये वाली कि सेबी ने इसको कब अप्रूव किया था, जनवरी 2000 में। बहुत साल हो गए भैया, हाँ, तुम्हारा तो वर्थ भी नहीं होगा कई लोगों का। ध्यान से सुनना, जनवरी 2000 में सिस्टम को अलाउ किया था कि इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे। इसको बोला गया इंटरनेट ट्रेडिंग। इनकम स्टॉक ध्यान रखना, हेजिंग ध्यान रखना। लिमिट ऑर्डर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिमिट ऑर्डर का मतलब, पहला वर्ड ध्यान से देखना डेफिनेशन में, लिमिट ऑर्डर की शुरुआत ऑर्डर वर्ड से होनी चाहिए, आदेश। टू बाय या सेल अ शेयर, टू बाय या सेल अ शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। मैं खरीदना या बेचना चाहता हूं किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, ऐसा मैं ऑर्डर देता हूं इंटरनेट ऑनलाइन पर या प्लेटफॉर्म पर, तो वो कहलाता है लिमिट ऑर्डर। इससे क्या होता है साहब, इससे एक मिनिमम प्राइस सेट हो जाती है। मिनिमम प्राइस किसकी, जो सेलर लेने को तैयार है, और एक मैक्सिमम प्राइस तय हो जाती है जिसको बायर क्रॉस नहीं करेगा, इसकी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। तो सेलर के एंगल से बोलो सर इससे नीचे नहीं जाना है, बायर के एंगल से बोलो सर इससे ऊपर नहीं जाना है, ये कहलाता है लिमिट ऑर्डर। लिक्विडेशन, आप जानते हो कोई इंसॉल्वेंट हो गया है, उसकी असेट्स बेची जा रही है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन। लिस्टेड स्टॉक, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिनकी ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, दे आर कॉल्ड लिस्टेड स्टॉक। मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक नया वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट। कैसे, किसी भी कंपनी के जितने आज शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो उसकी मार्केट वैल्यू से, वापस से। मान लो किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, उसका आज का मार्केट रेट है 1000 रुपये, मल्टीप्लाई कर दो, ये कहलाएगा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी की वैल्यू को इन्हांस करता हुआ बताता है कि कितनी ज्यादा वैल्यू उस कंपनी की हो गई है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई आउटस्टैंडिंग शेयर विद द करंट मार्केट प्राइस। हाँ, फेस वैल्यू नहीं, करंट मार्केट प्राइस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। उस कंपनी की जितने शेयर्स हैं उसकी टोटल मनी वैल्यू आज की तारीख में क्या है। इसका मतलब ये रोज बदल सकती है, हाँ बिल्कुल बदल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल फंड, इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड सही है नहीं भैया, ये पूल ऑफ मनी है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट यहां आते हैं, पैसा इकट्ठा होता है और इस पैसे को मैनेज करता है एक एक्सपर्ट जो आपको रिटर्न ला के देगा। तो म्यूचुअल फंड का मेन वर्ड पूल ऑफ मनी, जिसको मैनेज किया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा बाय इन्वेस्टिंग इन अलग अलग सिक्योरिटीज, बॉन्ड और मार्केट। तो इससे अपने को बेनिफिट मिलेगा, एक्सपर्टाइज का फायदा मिले, इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है बोला गया। तो भैया मैं बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, छोटा व्यक्ति हूं, छोटी छोटी सेविंग डालूंगा, म्यूचुअल फंड ऐसी छोटी सेविंग को इकट्ठा करेगा और मार्केट में लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करेगा किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की राय से। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। वन साइडेड मार्केट, अरे एक तरफा प्यार है ये तो भैया, वन वे ट्रैफिक है, मतलब मैं ही प्यार कर रहा हूं वो तो कर ही नहीं। इसका मतलब शेयर मार्केट में क्या है, मैं खरीदने को तैयार हूं, कोई बेचने को तैयार नहीं, या उल्टा मैं बेचने को तैयार हूं, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। दिस इज कॉल्ड वन साइडेड मार्केट, जिसमें सिर्फ पोटेंशियल सेलर हैं या सिर्फ पोटेंशियल बायर हैं। नेक्स्ट वर्ड, आउट ऑफ द मनी, ये कॉल और पुट ऑप्शन के लिए यूज किया जाता है, OTM, आउट ऑफ द मनी। कॉल ऑप्शन में जिसमें आपके पास राइट है कि आप शेयर खरीद सकते हो, इस वर्ड को यूज करेंगे यदि आपकी स्टॉक की प्राइस कम है आपकी स्ट्राइक प्राइस। अब सर ये क्या होता है, देखो मैंने पहले ही बोला था, समझेंगे थोड़ा सा, अभी नीचे आएगा ये स्ट्राइक प्राइस, अभी आप वर्ड्स ध्यान रखो। स्ट्राइक प्राइस का मतलब मैं समझाता हूं। कॉल ऑप्शन में आपके पास राइट होता है किसका, सर खरीदने का। पुट ऑप्शन में सर बेचने का। आउट ऑफ द मनी का मतलब जब आपका स्टॉक प्राइस, शेयर की प्राइस बोल लो या स्टॉक की प्राइस बोल लो, इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। और पुट ऑप्शन में इसका उल्टा होगा, आपकी स्टॉक की प्राइस ऊपर है और स्ट्राइक प्राइस नीचे है, तो माना जाएगा ये आउट ऑफ द मनी है। इन केस ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों जगह ये वर्ड यूज होता है, इसको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। एक होता है नेक्स्ट पोर्टफोलियो, अरे यार मैंने जितनी जगह इन्वेस्ट कर रखा है ना, वो मेरा एक एल्बम हो गया, वो मेरा एक पोर्टफोलियो हो गया, जहां जहां मैं इन्वेस्ट करूं अलग अलग शेयर्स, दैट इज कॉल्ड माय पोर्टफोलियो। तो होल्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, इसको पोर्टफोलियो वर्ड यूज करेंगे। अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज खरीद लो तो आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है। ये वर्ड कई बार फोटोग्राफ्स के लिए भी यूज किया जाता है। एक है फिर नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट, प्री ओपनिंग सेशन। 9 बजे से लेकर सुबह 9:15 का जो 15 मिनट का सेशन है उसको बोला जाता है प्री ओपन सेशन। ये सेशन होता है ऑर्डर की एंट्री या उसकी मॉडिफिकेशन या उसके कैंसिलेशन के लिए। शुरू के 15 मिनट, मार्केट सुबह एकदम से नहीं खुलता, 9:15 बजे से ट्रेडिंग शुरू होती है, 9 से 9:15 के सेशन को बोला जाता है प्री ओपनिंग सेशन। अगला वर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको हम पी रेशियो बोलते हैं, फाइनेंशियल रेशियो। अगर आपने पढ़ा हो तो शायद ये आपको आया हो, वर्ड से समझो प्राइस और अर्निंग। तो फार्मूला क्या बना, सर मार्केट प्राइस ले लो शेयर की डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ले लो, बोलो सिंपल फार्मूला है ना, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू पीई रेशियो।
चलिए साहब, इसके बाद है पुट ऑप्शन जो हमने पढ़ लिया, राइट टू सेल बट नॉट ऑब्लिगेशन। इसके बाद है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको बहुत तरह से डिफाइन किया जाता है। एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है मेजरमेंट कि किस इफिशिएंसी, किस इफेक्टिवनेस के साथ रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करके रिटर्न निकाला गया। दिस इज कॉल्ड ROI की मैनेजर्स ने कैसा इन्वेस्ट किया और कैसा रिटर्न आपको दिया। एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत सिंपल, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है ना, जिसको हम PAT भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। PAT डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। ऐसे ही एक और डेफिनेशन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ये कैसे आती है सर? नेट प्रॉफिट ले लो, आफ्टर टैक्सेस ले लेना, उसमें फिर से इंटरेस्ट जो है लॉन्ग टर्म डेट पे आप पे करते हो वो ऐड कर दो, उस टोटल को डिवाइड करो फिर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट से, दोनों को इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट दोनों से डिवाइड करो तो आपका आएगा इन्वेस्टेड कैपिटल पे रिटर्न। तीन अलग अलग वर्ड, एक ROI जो मैनेजर्स की इफेक्टिव एफिशिएंसी देखता है, एक ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि आपकी NPAT जो बोलते हैं या PAT बोल लो आप, उसको डिवाइड करो आप इक्विटी, और तीसरा है इन्वेस्टेड को डिवाइड करो आप PAT लो, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेब्ट। ये तीन अलग अलग फॉर्मूले हम लेते हैं। रिटर्न ऑन असेट्स भी निकालना निकाल लो, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको असेट्स से डिवाइड कर दो, आपका रिटर्न ऑन असेट आ जाएगा। ये चार अलग अलग डेफिनेशन आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या आखिरी में हिल गया, वापस बोलूँ क्या, यूं करा तो? रिस्क क्या है? अरे सर ये एक मेजरमेंट है, प्रोबेबल चांस है कि हमारे इन्वेस्टमेंट शायद उतना रिटर्न हमको ना दे पाए। तो रिस्क की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। वापस से, रिस्क प्रोबेबल चांसेस कि मेरे इन्वेस्टमेंट जितने मैंने रिटर्न्स एक्चुअली एज्यूम किए थे वो रिड्यूस हो जाए, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो पाए। अरे ऐसा नहीं समझ में आया? चलो वापस से, यार खतरा क्या होता है? खतरा खतरा खतरा, क्या खतरा? खतरा यही है कि बॉस मैंने सोचा था 10% रिटर्न मिलेगा, एक्चुअली मुझे 8 ही मिला, यही रिस्क है और क्या, कि कम मिला, कुल मिला के लॉस हो गया। रिस्क को मेजर करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यूज किया जा सकता है। चलिए सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी वर्ड सर एक सर्टिफिकेट मिलता है अपने को जिसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, उस पर अपना नाम लिखा हुआ है, मतलब हम ऑनर है। तो सिक्योरिटीज क्या है? अ ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप, इतना सा वर्ड ध्यान रखेंगे, ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप, जो आपने इन्वेस्ट किया उसका। स्ट्राइक प्राइस, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसको, इंपॉर्टेंट वर्ड। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? ध्यान से सुनना, प्राइस एट विच द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन, ध्यान से सुनना, कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन है, दो अलग अलग ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन वाला क्या कर सकता है? अगर स्ट्राइक प्राइस आ रही हो तो वो इस पे खरीदेगा, द कैन बाय लिखा है इन केस ऑफ कॉल, कैन सेल इन केस ऑफ पुट। ये वो प्राइस है जिस पे एक बायर खरीदने को रेडी है और ये वो प्राइस है जिस पे एक सेलर बेचने को तैयार है। तो हमने बोला ये स्ट्राइक प्राइस क्रिएट हुई। और हमने ऊपर बोला था आउट ऑफ द मनी कब होता है? कॉल ऑप्शन में तब होता है सर जब आपकी स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा हो और स्टॉक प्राइस नीचे हो। पुट ऑप्शन में उल्टा है, स्टॉक प्राइस ऊपर है और स्ट्राइक प्राइस नीचे है ना, ऐसा वर्ड से ध्यान रखना। ये था आपका स्ट्राइक प्राइस। अब इसकी डिटेल नहीं जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला। तो थोड़ा सा ओवरऑल डिस्कशन के लिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय चाहिए, जो डिटेल डिस्कशन होता है रेगुलर क्लासेस में, पर अभी हम वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट सर, स्टॉक क्या है? एक सर्टिफिकेट है। स्टॉक जो है सर्टिफिकेट है, आपको ऑनरशिप शो करता है। सर अभी तो हमने देखा सिक्योरिटीज भी है, वहाँ पर वर्ड था ट्रांसफरेबल, यहाँ पर स्टॉक वर्ड है, एक सर्टिफिकेट जो आपके ऑनरशिप शो करता है। सिक्योरिटीज वर्ड और स्टॉक वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करा, आप दोनों वर्ड्स का अंतर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मालिक स्टॉक स्प्लिट। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को टुकड़े कर देती, जैसे एक शेयर को उन्होंने 10 पार्ट में डिवाइड करा, अभी एक शेयर है 100 रुपए का, उन्होंने बोल दिया हम 1:10, उन्होंने बोल दिया 10:1, अगर ऐसा रेशो या 5:1, मतलब वो चाह रहे हैं कि अभी जो एक शेयर है उसके 5 टुकड़े कर दो। स्टॉक स्प्लिट, इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, इससे अमाउंट में अंतर नहीं आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स जो पहले 1 था अब वो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया। तो इट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स, तो स्प्लिट कर दिया, शेयर के टुकड़े कर दिए। नेक्स्ट है मालिक थिन मार्केट। थिन मतलब दुबला। दुबला क्या होता है सर? दुबला मतलब जहां पे लोअर नंबर ऑफ पर्सन से खरीदने के लिए या बेचने के लिए, वो मार्केट कैसा कहलाएगा? थिन मार्केट। अगर किसी मार्केट में नंबर ऑफ बायर या सेलर कम है तो हम बोलेंगे वो एक थिन मार्केट है। ट्रेडिंग सेशन बोलो 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का कहलाता है ट्रेडिंग सेशन। जिस समय आप ट्रेडिंग करते हो, तो इसके पहले क्या था? 9 से 9:15 सर, वो था प्री सेशन। तो फिर वो 9 से 9:15 सर वो प्री ओपनिंग था। ओके, यील्ड क्या होता है? यील्ड का मतलब ही रिटर्न होता है भैया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर करने का जो तरीका उसको बोलते हैं हम यील्ड। सर यील्ड कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका, जो भी करंट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस है, उसको रख लो न्यूमरेटर में, डिवाइड करो जो कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो हमको समझ पड़ेगा कितना पैसा लगाने पे कितना रिटर्न आया। तो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय डिविडेंड इज इक्वल टू योर यील्ड। एक यील्ड टू कॉल क्या है? YTC का मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनना। एक बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड होती है, जैसे कंपनी ने एक बॉन्ड इशू करा, बोला हम 5 साल बाद इसको रिडीम करेंगे, इसको मैच्योर करेंगे 5 साल के बाद। आप 5 साल के पहले
ही इसको सेल आउट कर रहे हो, बेच रहे हो, तो क्या होगा, हम बोलेंगे YTC, रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन अ बॉन्ड इफ इट इज सोल्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट या इफ इट इज कॉल्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट से पहले अगर कॉल किया जाए या सेल किया जाए तो वो कहलाएगा YTC। तो इल्ड है करंट प्राइस डिवाइडेड बाय डिविडेंड, और YTC है बॉन्ड के लिए आप प्रायर टू मैच्योरिटी उसको कॉल कर रहे हो। नेक्स्ट है सर जीरो कूपन बॉन्ड, नाम ही जीरो है, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, जीरो का मतलब आपको मालूम है, बॉन्ड का मतलब आपको मालूम है। ये जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड है, कहने का मतलब इस पर आपको कोई एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर मैं पैसा क्यों लगाऊंगा? आप पैसा इसलिए लगाओगे कि 100 रुपये की चीज़ आपको 90 में मिली, ये 10 रुपये आपकी इनकम है, इसके अलावा कंपनी कुछ नहीं देगी। ये कहलाएगा ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। तो दोस्तों ये थी हमारी फाइनेंशियल मार्केट, कमोडिटी मार्केट की टर्मिनोलॉजीज। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताया। आई होप इसमें से जितना भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसी में से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। जब आप बिजनेस में उतरते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करने की बात करते हैं तो भैया माल तो तभी बिकेगा जब कस्टमर होगा, और माल तब बिकता है जब उसकी प्रॉपर मार्केटिंग हो पाए। लोग अगर जानते ही नहीं है आपके प्रोडक्ट को तो यार फिर वो बिकेगा कैसे? तो मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी का सबसे पहला वर्ड वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग वर्ड डिनोट करता है यहां पर, एडवर्टाइजिंग वर्ड डिनोट करता है सर एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। नॉन पर्सनल क्यों? अगर मैं 1 to 1 बात कर रहा हूं तो भैया ये डायरेक्ट मार्केटिंग है। अभी हम एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं तो वो नॉन पर्सनल फॉर्मेशन पे होना चाहिए, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, कुछ भी हो सकता है। कोई स्पॉन्सर होता है और ऐड आते रहते हैं। एडवर्टाइजिंग कैंपेन एक पूरा प्रोग्राम जिसमें एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज को कवर किया जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें प्रोग्राम वर्ड इंपॉर्टेंट है। तीसरा आफ्टर सेल सर्विस। अरे यार माल तो बेच लिया, जब अपन फोन कर रहे हैं कि प्रॉब्लम में कोई आ ही नहीं रहा, प्रोडक्ट बेच लेने के बाद, ओरिजिनल गुड्स बेच लेने के बाद क्या आप सर्विस दे रहे हो, वो कहलाएगी आफ्टर सेल सर्विस। एजेंट जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट है वो कहलाता है एजेंट। यहां मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बैरियर टू ट्रेड। बैरियर मतलब हर्डल, भैया कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, व्यापार करने में दिक्कतें हैं तो वो कहलाएगा बैरियर, जिसमें आप आराम से। नेक्स्ट है बैरियर टू ट्रेड। अरे मतलब रुकावट किसमें सर? बिजनेस में। कैसे सर? 2 कंट्रीज के बीच में उन्होंने कुछ रुकावट, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ डिफिकल्टीज डाल रखी है तो ये कहलाएगा बैरियर टू ट्रेड। नेक्स्ट है मालिक बैरियर टू एंट्री एग्जिट, मतलब कुछ ऐसे बिजनेस जिसमें ना तो जाना आसान है और अगर चले गए तो निकलना आसान नहीं होता। जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री आपने डाल दी, क्या आसानी से डलेगी? नहीं सर। उसमें चाय जब आओगे, चाय जब चले आओगे? नहीं सर। ये कोई चाय की दुकान या ठेला नहीं है कि जब लगाया तब लगा लो, जब इच्छा उठा लो। बैरियर्स हैं उसके अपने एंट्री के और एग्जिट पे किसी भी मार्केट प्लेस के। नेक्स्ट वर्ड बेंचमार्किंग, इंपॉर्टेंट वर्ड। बेंचमार्किंग क्या है? अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने कॉम्पिटिटर से यहां कंपेयर करना, वो कहलाता है बेंचमार्किंग। स्टैंडर्ड मैच करना कहने का ये भी मतलब है, इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट ब्रांड इक्विटी, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड रिकॉग्निशन और ब्रांड, ये 4 वर्ड्स एक साथ आपको याद होने चाहिए। मेरा मन मेरी आत्मा बोलती इनमें से कोई एक ना एक हमेशा पूछा जाएगा। ये 4 वर्ड ब्रांड इक्विटी, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड रिकॉग्निशन और ब्रांड, ये चारों इंपॉर्टेंट है। चलिए साहब एक एक करके मीनिंग देखते हैं। सबसे पहला आखिरी वर्ड ब्रांड से आते हैं। ब्रांड का मतलब क्या होता है मालिक? हम तो लोगो, डिजाइन या कोई पैकेजिंग देख के बोल देते हैं अच्छा ये प्रोडक्ट है क्या, ये हमको दे दो। हम कई बार उसकी पैकिंग देख के बोल देते हैं हमको ये वाला कंपनी का प्रोडक्ट दे दो, मतलब हम उस प्रोडक्ट को पहचानते हैं। वो एक ब्रांड क्रिएट हो चुका है, इसका मतलब वो एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म है, इसीलिए हम उसको ब्रांड वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर फिर ब्रांड रिकॉग्निशन क्या होगा? जब आप ये लोगो वगैरह देख के पहचान जाओ, आप अवेयर हो जाओ कि अरे ये तो अपना वाला प्रोडक्ट है, इसका मतलब आपने उसको रिकॉग्नाइज करा कि ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है। आपको कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं, आपको अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट दिख गया, इसका मतलब आपने उसकी अवेयरनेस रखी, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन, पहचानना। तीसरा वर्ड ब्रांड की लॉयल्टी। अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ लगातार खड़े हुए हो, लगातार उसी के प्रोडक्ट परचेस करते हो, बार बार उसी को खरीद रहे हो, इसका मतलब आप लॉयल हो एज अ कस्टमर, आप स्ट्रांगली उसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हो, मोटिवेट रहते हो और उसी को खरीदने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट है मालिक इसी तरह ब्रांड इक्विटी, बहुत प्यारा सेंटेंस। इक्विटी वर्ड है वैल्यू ऑफ अ ब्रांड, एक ब्रांड की क्या वैल्यू होगी। जैसे हम मोनोज या लोगोस की बात करते हैं, भैया किंगफिशर एक लोगो था, किंगफिशर कंपनी भले ही डूब गई पर उसके लोगो की भी अपनी एक वैल्यू थी। पेटीएम करो, ये उसकी एक ब्रांड इक्विटी, एक वैल्यू होगी। हर कंपनी के एक अपना रिकॉग्निशन, एक वैल्यू है, उसी को हम बोल रहे हैं ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी तय होती है कस्टमर की लॉयल्टी, हाई ब्रांड वैल्यू, नेम अवेयरनेस, लोग कितनी बार उसको खरीदने आते हैं, इसी में जुड़ जाता है आपका पेटेंट और ट्रेडमार्क का भी किस्सा। कई बार उस ब्रांड या लोगो पर लोग ट्रेडमार्क ऑब्टेन करते हैं। तो 4 अलग अलग वर्ड, ब्रांड, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर की अवेयरनेस, उसको खरीदने को लेकर अवेयर हो रहा, ब्रांड लॉयल्टी, बार बार उसी को खरीदना, स्ट्रांगली वो साथ में खड़ा है आपके, और
ब्रांड इक्विटी, वैल्यू ऑफ अ ब्रांड, ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हम बोलते हैं कई बार यार उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है, उस कंपनी ने बिजनेस मॉडल ऐसा अडॉप्ट किया। बिजनेस मॉडल क्या है? मॉडल का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जो मैनेजमेंट ने सोचा, मैनेजमेंट ने अपनी एक थीम बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया जिससे उनको कमाई हो सके। ऐसी स्ट्रेटेजी जो एक कंपनी बना रही है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ताकि पैसा आए, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट है मालिक बिजनेस पोर्टफोलियो, एक से ज्यादा कलेक्शन ऑफ बिजनेस आपका बिजनेस पोर्टफोलियो कहलाएगा। नेक्स्ट है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। बी टू बी का मतलब है दो बिजनेसमैन आपस में डील कर रहे हैं, वो कहलाएगा बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। बाइंग बिहेवियर, एक कस्टमर जब दुकान में एंटर होता है तो वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, उसका बाइंग पैटर्न क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर, व्यवहार क्या है, इस बारे में स्टडी करना कहलाता है बाइंग बिहेवियर को स्टडी करना। तो हम देखते हैं कि कस्टमर गुड्स या सर्विस खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, उसका सोच, उसकी थॉट प्रोसेस, उसका तरीका, बिहेवियर कैसा रहेगा, दैट इज कॉल्ड बाइंग बिहेवियर ऑफ अ कस्टमर। नेक्स्ट है मालिक कैश डिस्काउंट, आपको मालूम है मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मुझे जो एडवांटेज है मेरे कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट, मतलब जो फायदा मेरा है, जो मेरी स्ट्रेंथ है और वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, दैट इज माई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या होती है यार? वो पोजीशन, वो जगह जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। तो आई विश टू अचीव, ये ध्यान रखना, वर्ड है विश टू अचीव विद इन एन इंडस्ट्री, वो कहलाती है कॉम्पिटिटिव पोजीशन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें कि मैं किसी और फर्म को एक्वायर करता हूं, उसमें इन्वेस्ट करता हूं, चाहे मेरा उससे कोई रिलेशन हो या ना हो, चाहे उस तरह का बिजनेस मेरा पहले से हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ओनली फॉर रिटर्न्स, किसी और फर्म को एक्वायर करता हूं। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट है सर कंसोर्टियम, एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मुझे जो कि 1000 करोड़ का था, ब्रिज बनाना था, डैम बनाना था, और मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी, मैंने दूसरी कंपनीज को भी अपने साथ लिया और बोला मैंने उसको कि हमने कंसोर्टियम बनाया। तो कंसोर्टियम, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। नेक्स्ट वर्ड कंज्यूमर मार्केट, आपको मालूम है। नेक्स्ट वर्ड कॉर्पोरेट कल्चर, ये वर्ड बहुत यूज होता है। कॉर्पोरेट कल्चर बहुत बढ़िया होता है यार, अपन तो कॉर्पोरेट्स में जॉब करेंगे, ऐसा सब बच्चे बोलते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर क्या शो करता है? उस कंपनी की वैल्यूज, उस कंपनी के बिलीफ, उस कंपनी के प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है, ये शो करता है उसका कॉर्पोरेट कल्चर वर्ड। नेक्स्ट क्रॉस सेलिंग, ध्यान से सुनना। आप शूज खरीदने आए, मैंने आपको शू पॉलिश टिका दी। आप कार खरीदने आए, मैंने आपको म्यूजिक सिस्टम टिका दिया। आप कूलर खरीदने आए, मैंने आपको स्टैंड भी बेच दिया। आपका रेडीमेड गारमेंट्स लेने आए, मैंने साथ में आपको एसेसरीज जैसे कि वॉच या बेल्ट भी सेल कर दी। ये कहलाता है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग के लिए वर्ड क्या है? यूजिंग अ कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री टू सिलेक्ट देम, कि वो क्या करें फॉर रिलेटेड ऑफर। भैया कपड़े खरीदने आया ना तो बेल्ट भी खरीद ले, कूलर खरीदने आया ना तो स्टैंड भी खरीद ले, शूज़ खरीदने आया ना तो सॉक्स भी ले ले, शू पॉलिश भी ले ले, शू ब्रश भी ले ले। तो इस तरह से चीज़ें जो करते हैं वो कहते हैं क्रॉस सेलिंग। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं एक नया वर्ड, वो है कस्टमर वांट। सर वांट वर्ड तो इकोनॉमिक्स का वर्ड है। इट इज़ अ डिजायर फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। मैं अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रहा हूँ, मेरी नीड को सेटिस्फाई करना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ खरीदा, इट इज़ अ वांट, ध्यान रखना। कस्टमर वांट के बाद हमारा पास एक वर्ड है, वो है कस्टमर डिमांड। डेफिनेशन में वापस आया सर वांट वर्ड। कस्टमर डिमांड क्या है? कोई प्रोडक्ट जो कस्टमर चाहता है, लेकिन 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 आपके चाहने से सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, हमें दो वर्ड और देखने पड़ेंगे, वो है एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे। तो कस्टमर डिमांड में वांट भी है, एबिलिटी भी और विलिंगनेस भी, जबकि वांट में सिर्फ डिजायर है, इच्छा है, ताकि मेरी नीड सेटिस्फाई हो पाए। कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है? अगर एक कस्टमर किसी पर्टिकुलर ब्रांड को, किसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदता है, मैगी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, इसका मतलब आप इंक्लाइंड हो उसके प्रति। कस्टमर की नीड जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वांट डिजायर है, नीड जो कि आपकी जरूरत है, दोनों बातों में अंतर है। मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट वर्ड वो है डिफरेंशिएशन। एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना, एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करना अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जिसमें उससे कोई यूनिक एलिमेंट हो, ताकि मेरा प्रोडक्ट बाकी सबसे क्लियरली अलग या डिफरेंशिएट हो पाए और कस्टमर उसको परचेज करे। तो भैया मार्केटिंग में वर्ड बार बार यूज होता है डिफरेंशिएशन। क्या है आपके प्रोडक्ट का? मतलब मेन फीचर ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है। यार ये क्वेश्चन तो मुझसे ही पूछा जाता है, आपसे ही पूछा जाता है कि तुम ही क्यों, तुमसे ही क्यों बात करें, तुमसे ही क्यों गुड्स खरीदें, तुमको ही क्यों जॉब पे रखें और तुमसे ही क्यों प्यार करें। तो भैया डिफरेंशिएशन वर्ड हर जगह लग जाता है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग। यार कस्टमर के घर पे जाके बैठ गए, उससे सीधे बात कर रहे हो कंज्यूमर से, फोन पे, मेल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, डायरेक्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आप जानते हो मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं आएगा, चैनल होगी, होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मेन वर्ड नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो जरूरी है कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, तो मेन वर्ड नेटवर्क, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वर्ड बहुत इजी, डाइवर्सिफाई, मतलब एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाती जाए, वो कहलाएगा डाइवर्सिफिकेशन। ई कॉमर्स अगेन इंपॉर्टेंट,
यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज जिसमें इंटरनेट आ गया, ईडीआई आ गया, इन सब का यूज करो, बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करो, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपका इकोनॉमिक्स का वर्ड है भैया, इसमें क्या करते हो, आपकी फिक्स कॉस्ट को अगर कम करते जाना है पर यूनिट तो क्या करो सर, टर्नओवर बढ़ाते जाओ। 10,000 रुपये खर्च हुए, 10,000 यूनिट, 1 रुपये पर यूनिट। 10,000 रुपये खर्च हुए, टर्नओवर बढ़ा दो, 20,000 प्रोडक्शन कर दो, तो आपकी फिक्स कॉस्ट 0.5 रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पहला वर्ड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए वो शर्तें, वो फोर्सेज, वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टांसेस जो हमारे ऊपर प्रभाव, इन्फ्लुएंस डालता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसके बारे में आपने डिटेल पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में। एफएमसीजी गुड्स सर, पहला तो फास्ट मूविंग है, हम लगातार उनको परचेस करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेली लाइफ का हिस्सा है, हम लगातार उनको परचेस करते रहते हैं, इसीलिए इनको बोला गया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट वर्ड फोरकास्टिंग, मार्केटिंग में फोरकास्टिंग, सर अपने को यह जज करना है कि कस्टमर आगे क्या खरीदेगा, तो भैया प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड्स, कस्टमर की क्या इनकम है यार, वो क्या खरीद सकता है, कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए ठीक है, ये अपन फोरकास्ट कर रहे हैं मार्केटिंग में। नेक्स्ट, इनोवेटर्स, कोई भी नया प्रोडक्ट जो पहली बार लाए वो कहलाएगा इनोवेटर, ये वो लोग हैं जो नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल मार्केटिंग, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मुझे लग रहा है यार ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए और फिर मेरे कचरे हो जाए, प्रोडक्ट नहीं चले, तो बेटर है क्या करूँ, मेरे यहाँ 1,000 एम्प्लॉयज़ हैं, पहले मैंने उनको वो प्रोडक्ट दिया कि तुम पहले यूज़ करो, दिस इज कॉल्ड इंटरनल मार्केटिंग। तुमको अच्छा लगे ना और लोगों को बोलते जाना, पहले मैं सेटिस्फाई होना चाहता हूँ कि तुमको पसंद आया, दिस इज कॉल्ड इंटरनल मार्केटिंग, जिसमें एक कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ के बीच में उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ताकि वहीं से माउथ पब्लिसिटी शुरू हो, प्रोडक्ट भी चेक हो जाए और गोल्स भी अचीव हो जाए। नेक्स्ट वर्ड जॉइंट वेंचर, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, दो लोग मिलकर एक थर्ड कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करें, तो मेन वर्ड क्या है मेरा, थर्ड पार्टी कमर्शियल ऑपरेशन। दो लोगों ने मिलकर एक जेवी बनाया, जॉइंट वेंचर बनाया, दोनों की उसमें ऑनरशिप है, कंट्रोल है, स्किल्स हैं, ये सब इकट्ठा हो गई है यहाँ पर, थर्ड पार्टी ऑपरेशनल्स होंगे, कमर्शियल ऑपरेशंस होंगे, तो कहलाएगा वो जेवी। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या बोलूं भैया मैं, जो मल्टीपल ईयर ऑफ टाइम तक चलेंगे, जो आज का टारगेट नहीं, आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल तक का टारगेट है, वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। और ये लॉन्ग टर्म किसी भी सेंस में हो सकता है, चाहे हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन के लिए हो, चाहे इंडस्ट्री एवरेजेस के लिए हो, चाहे हमारे प्रॉफिट के लिए हो, चाहे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे टेक्नोलॉजी लीडरशिप के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमेशा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट, मार्केट डेवलपमेंट, सिंपल वर्ड, ऐसी प्रोसेस जिसमें आपकी सेल्स को ग्रो करवाना है अपने को, तो वो कहलाएगा मार्केट डेवलपमेंट। नए नए कस्टमर, नए नए एरिया को ढूंढो और अपना मार्केट डेवलप करो। नेक्स्ट, मार्केट एंट्री, मार्केट एंट्री सर पहली बार कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, सिंपल मतलब मैं अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं इनटू एन एग्जिस्टिंग मार्केट, या कोई सी न्यू मार्केट में भी हो सकता है। पहली बार मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, मैं बोलूंगा मेरा प्रोडक्ट एंट्री ले रहा है, दिस इज कॉल्ड मार्केट एंट्री। मार्केट लीडर सर जो कंट्रोल करता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट को, वो कहलाएगा मार्केट लीडर। वो कार का सेगमेंट भी हो सकता है, वो एफएमसीजी मार्केट भी हो सकता है, वो ऑयल का भी हो सकता है, वो शैम्पू का भी हो सकता है, वो टू व्हीलर का भी हो सकता है, एजुकेशन का भी हो सकता है। मार्केट लीडर। मार्केट पोजीशनिंग, समझना ध्यान से, पोजीशनिंग करना मतलब किसी के दिमाग के खोपचे में अपना प्रोडक्ट डालना, तो बोलते हैं मार्केट पोजीशनिंग। मतलब कंज्यूमर के माइंडसेट में आपका प्रोडक्ट फिट हो जाए, वो दुकान पे जाए तो उसको वही प्रोडक्ट दिखे और कोई चीज़ ना दिखे, तो आपने अपना प्रोडक्ट उसके दिमाग में बिठाया और कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड मार्केट रिसर्च, रिसर्च के साथ सिर्फ एक ही वर्ड बोलूंगा मैं, डाटा एनालाइज। तो आप डाटा वर्ड पकड़ के रखना, डाटा को इकट्ठा करना और उसका एनालिसिस करना ही मार्केट की रिसर्च है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि कस्टमर को आप हिस्सों में डिवाइड करो, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल, अलग अलग इनकम ग्रुप वाले लेवल के आधार पर कर लो, चाहो तो उनकी लाइफ स्टाइल के आधार पर कर लो। सेगमेंट बनाना क्यों जरूरी, ताकि मेरे अलग अलग प्रोडक्ट रेंज रहें, मैं उस कस्टमर के लिए उसी हिसाब से ऐड बना पाऊं, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिवाइडिंग कंज्यूमर इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड मार्केट के टुकड़े करना, सेगमेंट बनाना। मार्केट शेयर, आपका टोटल मार्केट में कितना हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड मार्केट शेयर। मान लो घड़ी डिटर्जेंट वाला बोल रहा है मेरा डिटर्जेंट पाउडर के केस में मार्केट में 23% शेयर है, इसका मतलब उसका 23% हिस्सा है। मोबाइल में हो सकता है कि एमआई बोले भैया हमारा ज़्यादा हिस्सा है, या सैमसंग बोले हमारा ज़्यादा हिस्सा है, कार के केस में मारुति बोले हमारा ज़्यादा कंट्रोल है, हम ही मार्केट लीडर है। तो मार्केट लीडर और मार्केट शेयर दोनों चीज़ें एक साथ आप रिलेट कर सकते हो। मार्केट टारगेटिंग, आपको टारगेट करना है, हाँ किसको सर, वहाँ जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा फायदा हो। मतलब आप ये देखते हो कि मेरे पास कौन कौन से मार्केट अवेलेबल है, किन किन मार्केट्स में मैं एंट्री ले सकता हूँ, और उसमें से जो सबसे अट्रैक्टिव होगा, सबसे प्रॉफिटेबल होगा, उसको मैं टारगेट करूँगा। मैं सारे मार्केट्स में एक साथ मैं प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करूँगा, सारे मार्केट्स में एक साथ बिजनेस नहीं करूँगा, मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट जो होगा वो कहलाएगा मार्केट टारगेटिंग।
नेक्स्ट वर्ड है मालिक मार्केटिंग। खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड और बहुत बड़ा वर्ड है, इसलिए बोला गया साइंस भी है और आर्ट भी। एक्सप्लोर करो, क्रिएट करो और डिलीवर करो सेटिस्फैक्शन लेवल कस्टमर का थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ध्यान रखना, ये कहलाएगा मार्केट और इसी से होगा आपका प्रॉफिट। तो मार्केटिंग एक आर्ट भी, एक साइंस भी है। कन्विंस करना, क्रिएट करना, आपको मार्केट को कैप्चर करना है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी फील्ड हो गई। अभी तो हम बहुत छोटी सी डेफिनेशन से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में आता है 4P। 4P के नाम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये गुड्स के लिए, सर्विस के लिए अगेन 3P यूज होते हैं। पहला है पीपल, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है फिजिकल एविडेंस। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट वर्ड मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग मिक्स एक और इंपॉर्टेंट टर्म और बहुत ज्यादा मार्केटिंग के बाद मार्केटिंग मिक्स सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि गुड्स को बेचते समय, सेल आउट करते समय मार्केटिंग में 4Ps का इस्तेमाल होता है। वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये चारों 4Ps की कैटेगरी में आते हैं। और सर्विस सेक्टर में 3Ps का यूज होना चाहिए। भैया सर्विस दे रहा हूं मैं, तो पहला पीपल, दूसरा मेरी प्रोसेस क्या सर्विस प्रोवाइड करने की, और तीसरा उसका फिजिकल एविडेंस कि सामने वाले को सर्विस से बेनिफिट मिला या नहीं। तो 3Ps बोलेंगे हम, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ये था मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट वर्ड है मार्केटिंग प्लान। इसके लिए 2 ही वर्ड काफी है, वो है डिटेल्ड प्लान, ताकि मैं अपने मार्केट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाऊं। वापस से डिटेल्ड प्लान, ताकि मैं अपने मार्केट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाऊं। नेक्स्ट है मास मार्केटिंग। मास का मतलब ही एनलार्ज होता है यार, बहुत बड़े लेवल पे मार्केटिंग करना। कैसे सर? टीवी पे, न्यूज़पेपर में, एड में, ईमेल पे, हर जगह किसी को टारगेट करना, वो कहलाता है मास मार्केटिंग। डेफिनेशन में 2 वर्ड, एक ही मैसेज अलग अलग मीडियम से पहुंचाना, वो कहलाएगा मास मार्केटिंग। नेक्स्ट पॉइंट मर्जर। ध्यान रखना जेवी अलग था, 2 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एक तीसरा जॉइंट वेंचर क्रिएट कर रहे हैं, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं कमर्शियली। मर्जर क्या है? 2 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आ गए, ये कहलाएगा मर्जर। तो इट इज अ प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज अपने आप को एक्सपांड करने के लिए हाथ मिला लेती हैं और कहलाता है वो मर्जर। तो जेवी अलग है, मर्जर अलग है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि है आपके मिशन वर्ड को लेके। 2 वर्ड आपने बहुत सुने होंगे, एक सुना होगा विजन, एक होता है मिशन। चलो दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों के कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट वर्ड मार्केटिंग में वो है मिशन। अगर फर्म की मार्केटिंग एंगल से बात करें कि फर्म का क्या मिशन है, तो एक ही होगा। यूनिक पर्पस क्या है उस फर्म का, जो उसको बाकी कॉम्पिटिटर से अलग रखता है, वही कहलाएगा मिशन। मिशन मार्केट हो सकता है, मिशन कंज्यूमर हो सकते हैं, मिशन प्रोडक्ट हो सकता है, मिशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकती है, और मिशन टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकता है। तो मिशन यूनिक पर्पस ऑफ अ फर्म, जो उसको सेट आउट करता है, सेपरेट करता है उसके ही कॉम्पिटिटर से। चलिए साहब, निंच मार्केटिंग, बहुत सिंपल सी बात, एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको मैगी पसंद है, पर वो मैदा की है, पर मुझे आटा वाली पसंद है। तो बहुत छोटा सेक्टर होगा जो आटा मैगी खाना पसंद करे। ऐसे ही मैं ऑर्गेनिक फूड अगर पसंद करता हूं, तो ऑर्गेनिक फूड खाने वाला सेगमेंट बहुत छोटा होगा। निंच मार्केटिंग जो वर्ड है वो क्या है? ये कहा जाता है उस मार्केट, उस सेगमेंट के लिए जो है तो छोटा, उसी को एक्सप्लॉइट अगर आप करने लग जाओगे तो वो कहलाएगा कि आप निच सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हो, जिसमें लोग कम है, सेगमेंट डिफरेंट है, कंपैरेटिवली मार्केट लार्ज नहीं है, मार्केट स्मॉल है। डेफिनेशन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट, ये ध्यान रखना। और हर सोर्स में, हर मार्केट में जब लार्ज मार्केट चलता है ना, तो उसी का कहीं ना कहीं एक नीच मार्केट जरूर जरूर होता है। तो ध्यान रखिएगा, इट विल एक्सप्लॉइट कंपैरेटिवली स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ मार्केट। चलिए साहब, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वीकनेस और स्ट्रेंथ, ये 4 अलग अलग वर्ड है जिसके लिए हम बोलते हैं स्वॉट, SWOT। अपॉर्चुनिटी वर्ड है हमारे स्वॉट एनालिसिस का, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, उसमें सबसे पहला वर्ड अपॉर्चुनिटी। ये एक फीचर है किसका? एक्सटर्नल मार्केट का। ये एक फीचर है जो कंडीशन क्रिएट करता है आपके लिए अपने एडवांटेजेस को एक्सप्लॉइट करना, अपने आप को प्रोवोक करना, प्रमोट करना, एक मौका जो आपको मिला है। तो हम बोलते हैं यार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, मतलब आपको वो कंडीशन नहीं मिली जिसमें आप अपना एडवांटेजेस पोजीशन ले पाओ। अपॉर्चुनिटी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पर्सनल सेलिंग, सर ओरल कम्युनिकेशन, सीधे बायर से जाके बात करना, ये पर्सनल सेलिंग है। इसको डोर टू डोर मार्केटिंग भी बोल देते हैं। और टारगेट एक ही होता है कि कस्टमर के साथ जब भी बैठेंगे डील को क्लोज करके उठेंगे, ये कहलाती है पर्सनल सेलिंग। एक इंपॉर्टेंट वर्ड प्री एम्प्टिंग प्राइसिंग। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। ये क्या है? ये सर एक स्ट्रेटेजी है कि मान लो आप एक नए बिजनेस में एंटर होना चाहते हो, तो मैंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट की प्राइस इतनी गिरा दी
कि आपके एंटर होने की इच्छा खत्म हो जाए, आपको समझ पड़ जाए कि बॉस आप तो सस्टेन कर ही नहीं पाओगे, कैसे? मैं अभी किराने की दुकान चला रहा हूँ, आप नई नई किराने की दुकान खोलना चाह रहे हो, तो मैंने क्या करा, प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस एकदम से नीचे कर दी, ताकि आप देख लो कि आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा ही नहीं। मैंने अपनी कॉस्ट के भी नीचे जाके प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, ताकि कोई भी नया व्यक्ति उस मार्केट में एंटर न कर पाए। मैं डिस्करेज करना चाह रहा हूं कि कोई भी नया एंट्रेंट उस मार्केट में ना आए। नेक्स्ट वर्ड, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सिंपल, ये एक मोबाइल है, इस मोबाइल को अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस पे बेचना, वो कहलाएगा प्राइस का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। मेन वर्ड, अ फर्म चार्जेस अ डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। ध्यान रखना, प्रोडक्ट एक ही है, अलग अलग कस्टमर से मैंने उसकी चार्जेस अलग अलग लिए, दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस इलास्टिसिटी, ओ हो, ये तो आपकी आत्मा में बसा हुआ वर्ड है, इलास्टिसिटी। चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। प्राइस सेंसिटिविटी, अच्छा कस्टमर सेंसिटिव भी होता है, कब होगा सर? जब प्राइस में ऊपर नीचे करोगे। तो सेंसिटिव क्या होता है? वो इफेक्ट देखना कि जब आप प्राइस बदलोगे तो कस्टमर के ऊपर क्या असर जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस अपॉन द कस्टमर्स माइंड या अपॉन द कस्टमर। नेक्स्ट, प्राइस स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होती है? जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ ना, एमटीयू का अपोजिट है बेसिकली ये। स्कीमिंग में हम बोलेंगे जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो आप रिलेटिवली कुछ समय के लिए उसका प्रोडक्ट का प्राइस हायर रख लो। जैसे कोई नया मोबाइल आया, वन प्लस का कोई नया मॉडल लॉन्च हुआ, तो उसने शुरू के 1 महीना उसकी प्राइस हाई रखी। ये हाइप क्रिएट करने के लिए भी प्राइस हाई रखी जाती है, इसको बोला जाता है स्कीमिंग। नेक्स्ट वर्ड, प्राइस, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यू। भैया ये चीज कितने की, तो वो क्या बोलेगा, रुपए की। अरे रुपए क्या, प्राइस बोलेगा ना। वैल्यू में जो रिफ्लेक्ट हो वो कहलाएगी प्राइस। तो सिंपल वर्ड, प्राइस किसी भी चीज की वैल्यू। नेक्स्ट, पब्लिसिटी, किसी चीज को प्रमोट करना, किसी चीज को प्रमोट करना, और ये प्रमोशन पेड प्रमोशन नहीं होना चाहिए। आप पब्लिसिटी चाहते हो तो ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आपका प्रोडक्ट प्रमोट हो, बिजनेस प्रमोट हो। अगला वर्ड, सेल्स प्रमोशन। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी सेल्स बूस्टअप हो वो कहलाएगा सेल्स प्रमोशन। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड है। पब्लिसिटी जो कि डिमांड करता है टू प्रमोट अ बिजनेस, सेल्स प्रमोशन ऐसी एक्टिविटी जो आपकी सेल्स को इंक्रीज करे। नेक्स्ट वर्ड, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, अपोजिट ऑफ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कितना होगा सर? एनुअल ऑब्जेक्टिव बोल लो, साल भर के अंदर अंदर के ऑब्जेक्टिव को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड, स्टेक होल्डर। अरे सर वो लोग, वो ग्रुप जिनका हमारे यहाँ कोई हित है, कोई इंटरेस्ट है, वो हमारे यहाँ इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, इसीलिए हमने उनको बोला दे आर स्टेक होल्डर्स। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड वो है स्ट्रेंथ। चलो अपॉर्चुनिटी तो आपने देख ली थी, अब ये स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? स्ट्रेंथ एक ऐसी स्किल, एक ऐसा रिसोर्स या एक ऐसा एडवांटेज जो सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। तो आप बोलते हो हाँ ये स्पीडली पढ़ना मेरी स्ट्रेंथ है, तेजी से याद करना मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब ये एडवांटेज, ये स्किल किसी और के पास, मतलब आपके कंप्यूटर के पास नहीं है, तो आप बोलोगे उसके कंपैरिजन में ये मेरी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट वर्ड, टारगेट मार्केटिंग। ये किसी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स तक पहुंचना, रीचिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर तक कैसे पहुंचना है सर? जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको इस तरह से ऐड देना, इस तरह से उनके लिए मार्केटिंग करना कि मेरा टारगेट ग्रुप मेरा प्रोडक्ट परचेस करे। तो टारगेट मार्केटिंग किसी स्पेसिफिक कंज्यूमर ग्रुप के लिए एडवर्टीजमेंट करना। नेक्स्ट वर्ड, टेली मार्केटिंग, आप जानते हो जो फोन पे होती है। नेक्स्ट वर्ड, टेस्ट मार्केटिंग। ध्यान से सुनना, टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है सुनो। हुंडई ने क्या करा, एक नया कार, एक नया प्रोडक्ट बनाया, ओके। अब उसने मार्केट में सीधे लॉन्च नहीं किया, उसको दिल्ली के कुछ रेसिडेंशियल इलाकों में जाकर कुछ घरों को सिलेक्ट किया, कुछ हाउस होल्ड्स को वो कार दी कि तुम इस कार को यूज़ करो और हमें फीडबैक दो। मतलब मैंने प्रोडक्ट सीधे मार्केट में कंज्यूमर के लिए नहीं उतारा, उसको सैंपल बेसिस पे कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा ताकि उनके फीडबैक ले सकूं। ये कहलाता है टेस्ट मार्केटिंग। थ्रेट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई भी फीचर, कोई भी कंडीशन जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, डर क्रिएट करे, दैट इज कॉल्ड थ्रेट। नेक्स्ट वर्ड, यूएसपी। बेसिकली ये भी स्ट्रेंथ को डिनोट करने के लिए वर्ड यूज करते हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। सब में कुछ खास है तो भाई मुझ में क्या, मेरे में ये खास बात है सर, ये तो स्ट्रेंथ हुई। हाँ स्ट्रेंथ जैसा ही हुआ, ये सेलिंग पॉइंट है, एक ऐसा प्रपोजिशन जिसमें कस्टमर को बेनिफिट जो मैं दे रहा हूं वो कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं दे रहा। यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी यूएसपी है, जो मेरे प्रोडक्ट की खासियत है वो किसी और में नहीं है। दिस इज कॉल्ड यूएसपी। आखिरी वर्ड, वीकनेस, लिमिटेशन, ड्यू टू लेक ऑफ स्किल, ड्यू टू लेक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू लेक ऑफ कैपेबिलिटीज। ये कहलाती है हमारी कमजोरी, हमारी वीकनेस। वो 3 कारणों से हो सकती है, स्किल नहीं है, रिसोर्स नहीं है, या फिर कैपेबिलिटीज नहीं है। ये थे सारे मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजीज, बहुत इजी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया। यूएसपी पढ़ के जाना, वीकनेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी जरूर पढ़ के जाना, मार्केटिंग मिक्स 4P और 3P याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।
राधे राधे।